Good morning, everyone. In the previous lecture video, we had discussed the need of bringing the economic reforms or first generation reforms. So, all these points were discussed, that is shown in the slide. Apart from these points, a few more points were also added to it. Today, we'll proceed with the, you may say, the features. Three types of reforms were brought, and not only the three types of reforms, but additionally some other changes were also made in the economic policy of the government of India in 1991, and till date, or till present time, the economy is working in the same direction. I'll quote some examples while explaining these points, whatever I am, telling. So first feature, that is liberalization. Then second was privatization, and third was globalization, and uh, other reforms or other changes were also made apart from these three. You may say features, main features of economic reforms. So we'll proceed with liberalization. The concept of liberalization. Liberalization. The concept has been briefly, that has already been explained. So it means to free the economy from the direct control imposed by the government. So in the previous lectures, uh, I have already discussed that it means uh, freeing the economy from the clutches of the direct control imposed by the government. इसका मतलब जो भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, रिस्ट्रिक्शंस है, वो सारी दूर करना. दैट वाज द द कंसेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन. पहले इंडस्ट्रियलिस्ट को या फॉरेन इन्वेस्टर्स को काफ़ी दिक्कतें होती थी, बिकॉज लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस वर देयर दैट वाज imposed by the government of India, and that was liberalized. उसको आसान बना दिया गया. Before 1991, government had imposed several types of control on economy like industrial licensing. और industrial licensing की हमने पिछले लेक्चर वीडियो में भी बात की. तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो है 6 तरह के इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर, अभी तो वो 6 को छोड़कर भी एक 5 इंडस्ट्रीज़ रह गई हैं सिर्फ. और एफडीआई की हम बात करें तो एफडीआई अब तो डिफेंस सेक्टर में भी अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. 76%, आई थिंक इट इज़ दी मैक्सिमम सीलिंग दैट हैज़ बीन अलाउड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो आप देखते हैं कि जितनी भी डिफेंस डील्स हो रही हैं, चाहे वो रशियन गवर्नमेंट से हो रही है या डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ जो हमारे डिफेंस डील्स हो रही हैं, उसमें दे आर कमिंग हेयर इन इंडिया एंड दे आर मैन्युफैक्चरिंग ओवर हेयर, एंड प्राइवेट पार्टीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व. इसमें आप टाटास की बात कर लें, दोज हु आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अर्जुन टैंक्स या दूसरे वार हेड्स हैं. इसके अलावा डिफरेंट हम अगर बात करें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, तो एरोनॉटिकल्स लिमिटेड है इन हैदराबाद, that has also an agreement with राफेल, जो कि राफेल एरोप्लेन बनाने के लिए जिन्होंने डील किया है, एंड so they are assisting it. So economic reforms were based on the assumption that market forces could guide the economy in more effective manner. ये भी इम्पॉर्टेंट है. तो ये रिफॉर्म्स लाने का बेसिक आइडिया ये था कि मार्केट फोर्सेस को अगर कंट्रोल में ना रखकर फ्री कर दिया जाए, तो इस केस में दैट कुड रिजल्ट इन टू वंडरफुल, यू मे से दैट कुड गिव अस वंडरफुल रिजल्ट्स. तो इसके लिए जो है पहले कोरिया का एग्जांपल देखा गया, थाईलैंड, सिंगापुर, इन लोगों ने जो है इसको अप्लाई किया. इन द कंसेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन वाज दैट वाज इम्प्लीमेंटेड ओवर देयर, एंड दे हैड ए वेरी गुड एक्सपीरियंस. उनको बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा उन कंट्रीज़ में, एंड देयर वाज रैपिड राइज इन दी नेशनल इनकम ऑफ दोज कंट्रीज़. तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स देखे गए, और उसके बाद देन द डिसीजन वाज मेड टू लिबरलाइज द इकोनॉमी. दैट वाज द फर्स्ट बेसिक फीचर ऑफ मेकिंग इंडियन रिफॉर्म्स और मेकिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. तो इसमें मेजर्स हमने जो है डिटेल में डिस्कस करने हैं. फर्स्ट वाज abolition of industrial licensing, and
registration. According to new industrial policy, with the exception of 6 sectors, industrial licensing has been removed. तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. तो अब तो जैसे 5 ही इंडस्ट्रीज रह गई हैं जिसमें बात आती है लिकर की. लिकर के लिए जो है, जो लिकर बनाते हैं यानी जो अल्कोहल बनाते हैं, शराब, सिगरेट्स, या जो टबको रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं. देन डिफेंस. अभी डिफेंस में मैंने अभी कोट किया आपको, डिफेंस में भी एफडीआई अलाउ कर दिया गवर्नमेंट ने. इसके अलावा इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स. इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव में माइनिंग्स में जो है यूज़ किया जाता है एक्सप्लोसिव. ब्लास्ट करते हैं और वो माइंस से मिनरल्स निकालते हैं, चाहे वो लाइमस्टोन हो, कोल हो, इस तरह की चीज़ें. तो उसके लिए भी जो एक्सप्लोसिव्स बनाए जाते हैं उसके लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता होती है. डेंजरस केमिकल्स हैं ना. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इस तरह के जो है केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, सॉल्ट्स का प्रयोग किया जाता है. सो ऑल दीज इंडस्ट्रीज दे रिक्वायर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. और इसके अलावा सभी को जो है, और ये जो 5-6 एरियाज हैं दैट वाज ब्रॉट इन द ईयर 2006. इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो लाई गई थी 2006 में, उसमें ये सारी चीज़ें, इनको जो है फ्री कर दिया गया. और मैंने आपको बताया कि जो ये फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म लाया गया था, ये मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट है, या फिर जो अभी भी जो चेंजेस किए जा रहे हैं, जैसे अभी 2000 जून में जो है 2020 में ये जो है कुछ जो है स्मॉल स्केल की जो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन को चेंज किया गया, माइक्रो स्केल की डेफिनेशन को चेंज किया गया. माइक्रो स्केल इंडस्ट्री है. इसके अलावा मीडियम स्केल की जो है एमएसएमई, इसकी जो है डेफिनेशन को चेंज किया गया. तो ये सारी चीज़ें की गई, और ये मैंने आपको शायद एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास में भी हम ब्रीफ किया है. सो दैट मीन्स इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को जो है आसान बना दिया गया. इससे पहले हर तरह की इंडस्ट्रीज़ के लिए लाइसेंस एक्वायर करना पड़ता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना था. पीपल वर रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट or start the new enterprises as a private entrepreneur. So in that case there were very less number of investment in Indian economy. तो क्योंकि less investment थी, therefore there was lesser contribution or minimal contribution of these sectors in Indian economy. तो वो भी एक कारण था. तो ये मेयर्स लिया गया, इसमें फ्री कर दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप जो है शुरू की जा सके. एंड दैट रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट. और जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं, उतने ही ज़्यादा टैक्स कलेक्शंस होते हैं, उतने ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं. देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स. देन सेकेंड वॉज लिबरलाइजेशन का MRTP एक्ट जो है. पहले MRTP एक्ट होता था, ये मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, MRTP एक्ट. तो ये जो है 1969 में इसको लाया गया था. इट वाज MRTP एक्ट 1969. ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव नेचर का था. इसका नाम ही देखिए आप, मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट. इसको लाया गया था ताकि मोनोपोली जो है, मोनोपोली हमें पता है एक अधिकार, इस तरह की चीज़ों को रोका जा सके. इस केस में MRTP एक्ट में जिन भी बिजनेसेस का इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से ज़्यादा था वो इसमें आ जाते थे. MRTP एंटरप्राइजेस बोला जाता था उनको. तो उस केस में बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसका कंट्रोल कुछ ही हाथों में ना रह जाए, जिससे कैपिटलाइजेशन ही ना क्रिएट हो जाए, यानी कि कुछ लोगों के हाथ में ही सारा पैसा. तो इस तरह से इस चीज़ को रोकने के लिए MRTP एक्ट was introduced. But लेकिन later on it was realized that it was creating a kind of obstacle in the line of in the track of making investment by the investors. तो वो कुछ रुकावटें डाल रहा था. तो इसको चेंज कर दिया गया एंड कंपटीशन एक्ट लाया गया बाद में. सो कंपटीशन एक्ट, it was brought in the year 2002.
तो 2002 में कंपटीशन एक्ट लाया गया। कंपटीशन एक्ट का सीधा सा ऑब्जेक्टिव ये था, एक तो इसका दायरा बढ़ा दिया गया, एमआरटीपी एक्ट को एक तो ये रिस्ट्रिक्शन हटा दी कि 100 करोड़ की कोई ऐसी लिमिट नहीं रखी थी और इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली। इन्वेस्टमेंट जो है जितनी मर्जी कर सकता था नाउ, अकॉर्डिंग टू दी कंपटीशन एक्ट 2002। बस इसमें इस एक्ट का ये काम होता है, दे यूज टू चेक दी कंपटीशन जो है ये इसको चेक करता है। कंपटीशन हमेशा इकोनॉमी में बनी रहे, क्योंकि अगर सारे एंटरप्राइजेस कार्टेल क्रिएट कर लेंगे यानी सभी मिल जाएंगे, देन दे कुड चार्ज हायर प्राइसेस फ्रॉम द कस्टमर्स। तो देयर ऑब्जेक्टिव इज टू चेक दी वेदर देयर शुड बी हाई लेवल कंपटीशन इन द इकोनॉमी एंड द बेनिफिट गोज टू द रेजिडेंट्स ऑफ द इकोनॉमी। तो सस्ते से सस्ते दामों में अच्छा सा अच्छा प्रोडक्ट तभी अवेलेबल हो पाता है जब हाई लेवल ऑफ कंपटीशन होता है, जब ज़्यादा प्रोड्यूसर्स होते हैं, कॉम्पीट करते हैं आपस में। तो जो एमआरटीपी एक्ट था वो इकोनॉमिक पावर कुछ ही लोगों के हाथ में ना चले जाए, इसको चेक करने के लिए बनाया गया था। इसको स्क्रैप कर दिया गया क्योंकि ये रुकावटें डालता था। 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट उस समय तो ज़्यादा थी 69 में जब लाया गया इसको, लेकिन जब 2000 डिकेड शुरू हुआ या सेंचुरी शुरू हुई तो उस केस में इट वाज रियलाइज दैट इसकी जो बाइंग पावर है ये रिड्यूस हो गई और फिर इसको रिस्ट्रिक्शन फ्री कर दिया गया। दैट मीन्स रिस्ट्रिक्शन किसी के लिए नहीं लगाया गया। सो दैट वाज आल्सो ए स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट। देन नेक्स्ट वाज फ्रीडम फ्रॉम एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन टू इंडस्ट्रीज़। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इसमें सभी इंडस्ट्रीज़ को 1991 जब रिफॉर्म्स लाने से पहले हर तरह की परमिशन लेनी होती थी, यानी दोज इंडस्ट्रीज हु आर नॉट कवर्ड अंडर लाइसेंसिंग, दैट मीन्स जो कि इन 6 सेक्टर्स के अलावा दूसरे जो इंडस्ट्रीज थे, दे वर अलाउड टू एक्सपैंड देयर बिजनेस, they were allowed to expand their production, जितना चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकते थे। no prior approval that was required when the system was liberalized। तो 1991 में ऐसा सिस्टम कर दिया। पहले इससे पहले प्रायर परमिशन लेनी होती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंडस्ट्रीज़ को, अगर उनको, क्योंकि एक मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी वो डिफाइन कर दी जाती थी। जब वो लाइसेंस लेते थे उसमें बोल दिया जैसे किसी को कि लाइसेंस में 100 मेट्रिक टन तक की अगर प्रोडक्शन कर सकता है कोई एंटरप्राइज, तो 100 मेट्रिक टन से ज़्यादा वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकता था, चाहे वहाँ पर उसको डिमांड 100 मेट्रिक टन की मिल रही हो। इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया आफ्टर मेकिंग रिफॉर्म्स। दैट मीन्स नाउ दे वर अलाउड टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन द मार्केट। तो मार्केट के अनुसार इनको प्रोड्यूस करने का अधिकार दे दिया गया आफ्टर मेकिंग द रिफॉर्म्स। दैट वाज आल्सो ए सिस्टम दैट वाज ब्रॉट इन 1991। देन नेक्स्ट वाज इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अभी ये इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, पहले अभी की बात कर रहा था, लेटेस्ट जो मैंने बात की 1 जून 2020 में ये जो है चेंजेस किए गए। पहले ये 2006 में डिफ़ाइन किया गया था, उसमें प्लांट एंड मशीनरी में उसकी इन्वेस्टमेंट देखते थे। उसके अकॉर्डिंग माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ को डिफ़ाइन किया गया था। मीडियम इंडस्ट्रीज़, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, इन MSME एक्ट है, इसमें जो है इनको काफ़ी फैसिलिटीज़ देती है गवर्नमेंट। तो पहले इसकी जो सीलिंग है इसको बढ़ा दिया गया, तो इट वाज इंक्रीज्ड। तो इसको दो तरह से देखा गया 2020 में, जब इसको एक तो इन्वेस्टमेंट का जो है फैक्टर देखा गया और दूसरा टर्नओवर। कोई भी इंडस्ट्री जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, 5 करोड़, उसको माइक्रो सेक्टर का, माइक्रो स्केल का इंडस्ट्री बोला गया। और उसको वो सारी फैसिलिटीज़ और सब्सिडीज़, असिस्टेंस गवर्नमेंट के द्वारा दी गई। ये पहले राशि बहुत कम थी, आई थिंक इट वाज 25 लाख अर्लियर, और 2006 में जो डिफ़ाइन किया था।
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक है तो इसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लेकिन इसके साथ दोनों फैक्टर्स को चेक किया जाता था। टर्नओवर अगर इसका 50 करोड़ तक है देन इट वाज कैटेगराइज्ड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो इसको भी स्पेशल बेनिफिट्स गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किए गए। मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, लेटेस्ट अगर डेटा देखें तो 50 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट और इसके साथ साथ 250 करोड़ तक के जो है अगर टर्नओवर है किसी ऑर्गेनाइजेशन का तो उसको मीडियम स्केल बोला गया। इन तीनों तरह की सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो माइक्रो के लिए है, फिर स्मॉल, और जब भी आप देखते हैं स्टार्टअप होते हैं तो ज़्यादातर जो होता है वो माइक्रो स्केल के इंडस्ट्रीज़ होते हैं। तो इनका अगर 1 करोड़ से कम तक का इन्वेस्टमेंट है, स्टार्टअप है, तो उस केस में ऑल दी फैसिलिटीज़ दे आर सपोज टू रिसीव ऑल दी फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। You may see the what kind of facility and subsidies are provided by the government in different schemes, चाहे वो टूरिज़्म सेक्टर है, चाहे हॉस्पिटैलिटी है, या दूसरे सेक्टर सर्विस सेक्टर के अलावा अगर कोई प्रोडक्शन सेक्टर है, वो सारी चीज़ें। तो इसने क्या किया, इसमें मॉडर्नाइज कर पाए वो। सो देर वॉज इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, माइक्रो स्केल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। ये सारी राशियां कर दी गई, इसको बढ़ा दिया गया, एंड इन्वेस्टमेंट लिमिट दैट वाज आल्सो इंक्रीज्ड सो दैट दे कैन मॉडर्नाइज देयर बिजनेस। मॉडर्नाइजेशन में पैसा ज़्यादा लगता है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी गई पहले। और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो इससे ज़्यादा, यानी कि मीडियम स्केल से ज़्यादा अगर किसी की इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर बढ़ जाती है तो उस केस में उसको फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोला गया। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा बेनिफिट्स गवर्नमेंट नहीं देती, तो इन दैट केस बिकॉज दे हैव लार्ज कैपिटल बेस, so that was also one of the system that has been adopted by the government of India in order to make the system more easy for the private players as well as for the foreign investors. अभी ये कुछ points और हैं that has not been mentioned in the slide, that was the fifth point, that is replacement of FERA, FERA with FEMA, FEMA। ये फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है ये एक्ट। फेरा जो था इट वाज द अर्लियर एक्ट, सो ये भी रिस्ट्रिक्टिव नेचर का था। ये जो फेरा था इट वाज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसमें फेरा वाज दे आर सपोज टू चेक द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन करेंसी, और ये इसके लिए कोई भी अगर फॉरेन करेंसी, कोई भी अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अगर इंडल्ज है तो उस केस में उसको आरबीआई से पहले परमिशन लेनी होती थी फॉर मेकिंग एनी एक्सचेंज, एनी फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब आप रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, आप डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, वन हैज़ टू टेक प्रायर परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दे यूज टू कीप ए क्लोज आई ऑन दीज एक्टिविटीज़। तो इससे रिस्ट्रिक्शन आती थी, रुकावट आती थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना के बराबर थी या बहुत कम थी। पीपल रिलेक्टेंट, वो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते थे, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तो प्रॉब्लम आती थी, साथ साथ इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो थे उनको जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो फॉर्मेलिटीज़ में पड़ना पड़ता था, तो दे didn't like to invest in Indian economy. So that was replaced by the new act called FEMA. So FEMA was introduced. ये 1999 का एक्ट है, इसको 2000 में अप्लाई कर दिया गया। It came into effect on 1st June 2000। 1st June 2000 को ये it came into force, and its aim is to promote foreign payments, export and promote foreign capital and investment in the economy. तो ये यहाँ पे इसमें क्या किया गया, for making any foreign exchange RBI, they are not supposed to take the prior permission from RBI। RBI से कोई परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। RBI साइलेंटली दे कीप ए वॉच ऑन व्हाट इज़ गोइंग ऑन, तो आरबीआई से प्रायर परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सो ए काइंड ऑफ
Liberty was given to importer, exporter, and foreign investor. So that was also one of the step that was taken at that time. Then next was that is the sixth point, liberalization of import export transaction. Import export liberalization of import export transaction. So that means import of capital goods. पहले क्या होता था 91 से हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड, काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ थी, बहुत सारे तरह के परमिशंस लेने होते थे. कैपिटल गुड्स तो हम यहाँ प्रोड्यूस ही नहीं करते थे, वी वर नॉट मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स मीन्स मशीनरी, so that has to be acquired from foreign nations. So in that case, in 1991 import of capital goods, raw material, technology were that was made easy, इसको आसान कर दिया गया. क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हटा दी. क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस का मतलब कोई जो मैक्सिमम लिमिट है, जैसे हम बोलते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की आपको बोला कि हर एक्सपोर्टर को बोला कि भाई आप 100 करोड़ से ज़्यादा की जो है डीलिंग नहीं कर सकते, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते. तो वो सीलिंग है, वो सीलिंग हटा दी गई, यानी क्वांटिटेटिव जो रिस्ट्रिक्शंस है वो हटा दिया गया. इसका मतलब क्या था, इसमें इंपोर्ट कोटा यही है जो मैं बोल रहा हूँ आपको, इसको रिमूव कर दिया गया. उसको बोला नहीं, मतलब कोई ऐसी लिमिट नहीं थी कि किसी खास राशि तक या किसी खास अमाउंट तक ही जो है प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया जा सकता था. इंपोर्ट परमिट की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसको आसान बना दिया गया. परमिशन की तो ज़रूरत थी बट सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया गया. इंपोर्ट लाइसेंस ये भी इजी बना दिया गया. लाइसेंस तो आज भी ज़रूरत पड़ती है लेकिन इसको इजी कर दिया गया है और सिंपल बना दिया गया. सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट. देन नेक्स्ट पॉइंट, दैट वाज सेवेंथ पॉइंट, दैट वाज लिबरलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन पॉलिसी. टैक्सेशन पॉलिसी आप देखेंगे 1991 से पहले जो अब देखेंगे तो रेट ऑफ टैक्सेस वर वेरी हाई, बहुत ज़्यादा टैक्स. तो उससे क्या होता था कि क्योंकि टैक्स ज़्यादा, मान लो 60% टैक्स रखा हुआ है, मैं अभी आपको स्लैब बताऊंगा इसका. 60% अगर टैक्स, दो तरह के इन्वेस्टर होते थे, फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर. तो अगर 60% टैक्स देगा यानी 100 रुपये कमाएगा तो 60 रुपये अगर सरकारी ले लेगी, तो पीपल वर डीमोटिवेटेड फॉर मेकिंग एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी. तो उसके लिए बचेगा क्या फिर? तो उसके लिए क्या किया गया, सबसे पहले देयर वॉज पर्सनल इनकम टैक्स जो है, पर्सनल इनकम टैक्स वॉज रिड्यूस्ड. इंडिविजुअल जो होता है टैक्स वर रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस कर दिया गया. इसके अलावा कस्टम ड्यूटी को भी रिड्यूस कर दिया गया 1991 में और उसके बाद. इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस था पहले बहुत ज़्यादा, हर स्टेप पे टैक्स देना पड़ता था. रॉ मटेरियल खरीदा तो टैक्स लगेगा, फिर रॉ मटेरियल दोबारा फिनिश प्रोडक्ट पे, मान लो कि रॉ मटेरियल खरीदा 100 रुपये का, इसके ऊपर टैक्स दे दिया 10% के रेट से, तो ये 110 का हो गया. अभी इसको यूज़ किया, फाइनल प्रोडक्ट बनाया, 150 का बेचा, इस पर फिर टैक्स लगेगा 150 पे 10 यानी 15 रुपीज़ फिर, जबकि 100 रुपीज़ पर पहले टैक्स दिया जा चुका है, तो बचे हुए 50 पर ही लगना चाहिए टैक्स, जो वैल्यू एडिशन है. तो इसको सिंपल करके जीएसटी इंक्लूड कर दिया गया, यानी मल्टीपल स्टेज टैक्सेस नहीं है, यानी एक चीज़ पर एक ही बार टैक्स लगे, इस तरह से इसको सिंप्लीफाई किया गया, सो दैट द बेनिफिट गोज़ टू द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द कंज्यूमर्स. सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट. अभी जहाँ तक बात करें हम टैक्स रेट्स की, जो मैं बात कर रहा था आपको, ये जो 1990 की बात की हमने, तो 50%, ये देखें आप ज़रा, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए 50% था, इसको अगर अभी आप घटा के देखें तो 35%, ये 2004 में 35% तक रिड्यूस कर दिया गया. और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए ये 65% था, इसको 40% तक रिड्यूस कर दिया गया 2004-05 में. सो देयर वाज ए बिग चेंज,
ये देखिए रिडक्शन है, ये 1991 के डेटा, ये 2004-5 के डेटा. Still it is prevailing at the similar rates. ये लगभग यही rates हैं इसके. So that was also one of the step taken by the government. Then next point, that was liberalization of capital market. Capital market. अब इसको कैसे सिंप्लीफाई किया गया. पहले कैपिटल मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल था. ओनली बिग कंपनीज कुड फुलफिल बिकॉज देर वर नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज दैट वाज सपोज टू बी फुलफिल्ड. बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पेपर वर्क को पूरा करना होता था बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट. जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे उनको तो करना ही पड़ता था, साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए तो कई गुना ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ थी. इसके अलावा जो कंपनीज थी उसको ये अधिकार नहीं था कि वो जो भी इशू लेके आता है, पब्लिक इशू मार्केट में लेके आएगा, उसके प्राइसेस को फिक्स कर सके. लेकिन नाउ द लिबर्टी वाज गिवन टू दोज public sector undertaking, or for to those companies to fix their public issue, prices of the public issue. यानी कि जो IPO लेके आता है, FPO लेके आता है, उसके प्राइसेस को फिक्स करने का अधिकार उनको दे दिया गया. इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ईजी बना दिया गया. ADR और दैट इज़ GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, और ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स. ये वो कंसेप्ट्स हैं जिसमें हमारी इंडियन कंपनीज फॉरेन एक्सचेंज में जाकर, यानी कि न्यूयॉर्क और दूसरे अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में जाकर वहाँ पर लिस्ट करती हैं अपने आप को, एंड देयर शेयर्स आर बीइंग ट्रेडेड इन दोज स्टॉक एक्सचेंजेस और स्टॉक इंडेक्सेस. तो ये जो है वहाँ पर भी लिबरलाइज कर दिया गया. पहले इस पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी. ऐसे ही अमेरिकन मार्केट के अगर अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं, दे आर आल्सो अलाउड टू एंटर इनटू द इंडियन कैपिटल मार्केट IDR के थ्रू, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के थ्रू. वो भी यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं. समटाइम्स विल इन फ्यूचर विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ ADR, GDR. ये आपको आना भी चाहिए, IDR क्या होता है. So these were the measures taken for liberalization. So there are 8 points. You may quote the figures also. So that is all for today. We will proceed with next point in the coming lecture video. Thank you.